हाँ जी गाइस, क्या हाल है। तो आज सुबह क्लास नहीं हो सकी थी, सॉरी। आई हैड टू सॉल्व क्वेश्चन 5 एंड 7 विद यू गाइस। तो मैं इस ईमेल में आपको आंसर भी भेज रहा हूँ। जिसने कर लिया है वो खुद आंसर चेक कर ले। अदरवाइज इफ यू वांट टू सॉल्व इट विद मी, यू कैन वॉच दिस वीडियो। अच्छा जी, पार्ट ए में तो उसने सिंपली बोला है ये बताओ रिवैल्यूएशन रिजर्व होता क्या है। तो आपके ख्याल से क्या होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व? मेरा तो ख्याल है रिवैल्यूएशन रिजर्व वो होता है जो अराइज करता है व्हेन यू रीवैल्यू योर नॉन करंट एसेट्स एट अ ग्रेटर वैल्यू देन देयर बुक वैल्यू। जो भी उसकी वैल्यू अगर आप किसी नॉन करंट एसेट की बढ़ाते हो तो जो गेन होता है उसको हम रीवैल्यूएशन रिजर्व में लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में इसने हमें बोला था कि ये दो सेलर्स हैं, ये इनका पार्टनरशिप है और इनका बिजनेस खरीद रही है सी लिमिटेड जो एक कंपनी है। ठीक है। और सवाल में बताया हुआ है कि सी लिमिटेड ने डिसाइड किया परचेज करे बिजनेस, और उसने बताया हुआ है कि दो व्हीकल्स हैं जो वो नहीं परचेज करेंगे क्योंकि वो पार्टनर्स ले लेंगे, और जो बाकी एसेट्स हैं ओवरड्राफ्ट के अलावा वो सी लिमिटेड ने इन वैल्यूज पे एक्सेप्ट कर लिया उनको। ठीक है, मतलब रीवैल्यू कर लिया। फिर रिसीवेबल्स और पेबल्स भी उन्होंने टेक ओवर नहीं किए बिकॉज वो पार्टनरशिप को पैसे दे रहे हैं। डिसोल्यूशन हुई है। परचेज कंसिडरेशन बताया हुआ है। अब 16 मार्क के लिए इसने आपको बोला है कैपिटल अकाउंट बनाओ, बट उसमें बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के होंगे। तो आपको पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा टू सॉर्ट ऑफ डिटरमिन के गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स लिख देते हैं। जैसे इनके पास प्रेमिसेस है, ओके, और उसकी बुक वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। सेलर ने रीवैल्यू नहीं किया है एसेट्स को, तो वो तो यही बोलेगा भाई मेरी प्रेमिसेस थी 80,000 की। ठीक है, फिर मेरे पास 45,000 की मशीनरी थी, 28,000 की व्हीकल्स थी। आई नो इनमें से कुछ व्हीकल टेक ओवर नहीं हुए हैं, बट फिर भी हम बैंक के अलावा सारे एसेट्स लिखते हैं। ठीक है, और फिर उनको दूसरी तरफ से काट देते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी दोबारा से कैसे। दैट्स इन्वेंट्री इज 15,000। ट्रेड रिसीवेबल्स भी टेक ओवर नहीं हुए, लेकिन आप उसकी पूरी वैल्यू पहले लिख दो 6,000। और आप पहले ही अपनी जो करंट लायबिलिटी है ना एक ट्रेड पेबल की, वो भी लिख दो। लोन और बैंक के अलावा सारी वैल्यूज पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है। लोन तो वैसे इनके पास है भी नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बट तो खैर, द पॉइंट इज नाउ वी नो दैट वी हैव सोल्ड मोस्ट ऑफ दिस शिट फॉर 155,000 टू सी लिमिटेड। अब अगर उन्होंने सब कुछ खरीद लिया होता तो ये अकाउंट यहीं पे बंद हो जाता, बट बिकॉज हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि दो व्हीकल्स सी लिमिटेड ने नहीं खरीदी, वो पार्टनर्स ने खुद रख ली थी और उनकी वैल्यू ये है, तो हम इन दो व्हीकल्स को इनके कैपिटल में डाल देंगे। कैपिटल ऑफ डब्ल्यू एंड कैपिटल ऑफ बी 11,000 एंड 12,500। ठीक है। और रिसीवेबल्स ने हमें पैसे दे दिए, मतलब ये जो रिसीवेबल्स हैं ये वाले, दे पेड अस एज इन पार्टनरशिप। और उन्होंने कितने पैसे दिए? उन्होंने पैसे दिए 4,900। ठीक है। और हमने ये जो ट्रेड पेबल्स हैं ये वाले, इनको हमने पैसे दे दिए, और हमने इनको कितने पैसे दिए? 8,100। एंड वी ऑल्सो हैड टू इनकर सम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, में डीई लिख दिया मैंने, 3,800। तो ये जब आप करेंगे तो इससे आपको आराम से पता चल जाएगा कि 6,500 का शायद टोटल गेन आता है, जिसमें से हम 3,900 वेम्बो को दे देंगे और बाकी बॉब को दे देंगे 2,600। ठीक है। लेकिन ये अकाउंट हमने बनाया क्यों है? ताकि हम कैपिटल अकाउंट बना सकें। तो अब इसका अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाएं तो दैट वुड लुक लाइक दिस। सही है। सो दिस इज द कैपिटल अकाउंट। ओके, इसमें हमारे पास वेम्बो है, बॉब है, वेम्बो है, बॉब है। सबसे पहले इनका बीडी आ जाएगा। तो इनका बीडी हमारे पास है 100,000 और 60,000। राइट, सवाल में बताया एग्जामिनर ने। अच्छा, करंट अकाउंट्स नहीं थे, बट हम यहाँ पे जो गेन ऑन रियलाइजेशन है वो लिख सकते हैं।
तो दैट इज 3900 एंड 2600। उसके बाद रियलाइजेशन के अंदर व्हीकल्स की भी एंट्री हुई थी, तो यू कैन इधर राइट व्हीकल्स और रियलाइजेशन। ये जो इन्होंने अपने लिए व्हीकल्स निकाल लिए थे 11,000 के और 12,500 के, राइट। नाउ द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज वो जो परचेज कंसिडरेशन है उसको ब्रेक करना है। तो हमारी जो परचेज कंसिडरेशन है सवाल में, वो उसने दी है 155,000। अब इस 155,000 के बेटा दो हिस्से हैं, एक है आपके प्रेफरेंस शेयर्स और एक है आपके ऑर्डिनरी शेयर्स। उन्होंने पैसे नहीं दिए हमें, सही है, सिर्फ शेयर्स ही दिए हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं उनकी वैल्यू उसने बता दी है 60,000 है, और उसने बोला इसको आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू नहीं बताई उसने, ये बताया 1.25 पे शेयर दिया है, बट दैट डजंट मैटर। मिला के जो ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू बनेगी वो मेरे ख्याल से बनेगी 95,000, क्योंकि ये दोनों मिलके 155 होने चाहिए। हाँ वो अलग बात है, अगर आप 95,000 को 1.25 से डिवाइड कर लें तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी पता चल जाएंगे, जिसकी वैसे हमें जरूरत नहीं है, बट आई कैन से ओके 95,000 डिवाइडेड बाय 1.25 that will give me 76,000 शेयर्स इशू हुए थे। बट उसने ये बोला इसको कैपिटल के रेशियो में बांटना है और इनको पीएसआर में मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो तो 3:2 है, ठीक है। तो जो भी शेयर्स आप बांट रहे हो मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वो आप इधर बांटोगे, ठीक है। तो 3:2 में 60,000 को हम जब बांटेंगे तो ये 36,000 और 24,000 आएगा। मगर जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उसको हमें कैपिटल के रेशियो में बांटना है, मतलब 3:2 में नहीं बांटना। कैपिटल का रेशियो ना यहाँ से निकल सकता है, इट्स एक्चुअली 10:6, या हम बोल सकते हैं 5:3। उसने बोला जो कैपिटल है उसके रेशियो में ऑर्डिनरी शेयर्स बटेंगे। तो ये जो 95,000 है ये 5:3 के में बटेगा, मतलब 5/8 और 3/8, या 10:6, whatever you want to call it is the same thing. So ordinary shares are divided like this 59375। अगर आप 95,000 को 5/8 और 3/8 कर दो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पार्टनर से पैसे लेने हैं या देने हैं। तो आई थिंक दोनों पार्टनर्स को बिजनेस में पैसे डालने पड़ेंगे, बिकॉज आप देख सकते हो दोनों की डेबिट साइड हैवी हो गई है। तो क्योंकि गाड़ी भी ले ली है, शेयर्स भी ले लिए हैं, तो अब जाहिर सी बात है कुछ पैसा भी इनको डालना पड़ेगा। 9525 एंड इफ यू आर टू मेक द बैंक अकाउंट, अभी तो नहीं बनाना है, तो वो भी बैलेंस हो जाता, क्योंकि आप देख सकते हो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। फिर जो भी रिसीवेबल्स पेबल्स अगर आप बोले तो मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए बैंक में एक ओवरड्राफ्ट था, फिर रिसीवेबल्स ने हमें पैसे दिए हैं 4,900, और पेबल्स ने भी हमें पैसे, पेबल से हमने पेबल्स को पैसे दिए हैं 8,100। हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, लेकिन ये दोनों पार्टनर्स ने यहाँ पे फिर पैसे डाले हैं 2,475 और 9,525। अब अगर देखोगे तो दिस शुड बी इक्वल, ये कुछ 16,000 है और ये भी उसी के करीब है, ओके। अच्छा फिर वो कहता है प्रिपेयर द इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन ऑफ सी लिमिटेड इमीडिएटली आफ्टर परचेज ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब पूरी बैलेंस शीट की जगह। इसलिए आपको गुडविल वुडविल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट के टॉप हाफ पे जाती है। वो आपसे कह रहा है कि इन्होंने अब इनका बिजनेस खरीद लिया है ना, ये इन्होंने बाय कर लिया इनका बिजनेस, राइट। तो कह रहा है ये जो इसकी इक्विटी एंड रिजर्व थी अब ये कैसे दिखेगी। तो इसकी जो इक्विटी और रिजर्व है बेटा वो ऐसे दिखेगी कि हम यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इसके पास जो $1 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो पहले आपने देखा होगा 300,000 थे, बट अब उसमें ये जो 95,000 के शेयर्स हमने 1.25 पे इशू किए हैं, तो इसमें 76,000 एक्चुअल क्वांटिटी है शेयर्स की पार वैल्यू, वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो भी हमें पता है, हमारे प्रेफरेंस शेयर 60,000 के इशू में वो तो पार पे ही हुए हैं। उसके बाद एक शेयर प्रीमियम जो एक तो पहले से एग्जिस्ट करता था 75,000 का शेयर प्रीमियम, लेकिन फिर 19,000 का शेयर प्रीमियम और आया होगा, बिकॉज इन शेयर्स पे हमने 19,000 का प्रीमियम जनरेट किया है, सो दैट इज लाइक 94,000, सही है। देन योर रीवैल्यूएशन रिजर्व आई बिलीव शुड रिमेन द सेम, बिकॉज हमने अपना कोई एसेट रीवैल्यू नहीं किया है, और रिटेन अर्निंग शुड आल्सो रिमेन द सेम व्हिच इज 40,000, आई थिंक सो, या, and then you can just add this and that's your
कह रहा है ये बताओ वेम्बो को ऑर्डिनरी शेयर्स लेने का क्या फायदा है? उसकी एक तो प्राइस बढ़ सकती है बेटा, दूसरा जब प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो डिविडेंड ज्यादा मिल सकता है। ओके, प्लस उनके पास वोटिंग राइट्स भी होंगे, बिकॉज नाउ दे विल आल्सो हैव द शेयर्स, सो दे विल आल्सो हैव सम कंट्रोल इन द बिजनेस। और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ये है कि अगर कभी कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ तो तब भी इनको प्रॉफिट अपना 4200 तो गारंटेड मिलेगा। और कभी अगर 4200 से भी कम हुआ, 4200 क्या है, 60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उस पर 7% है। तो अगर किसी साल में 4200 से कम भी हो जाता है प्रॉफिट, तो तब भी वेम्बो और बॉब को अगले साल उनको उनका डिविडेंड मिल जाएगा, बिकॉज ये शेयर्स क्यूमुलेटिव हैं। ठीक है, तो दैट्स फॉर क्वेश्चन 5। देन आई आल्सो आस्क्ड टू डू क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 को हम पढ़ते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन 7 में ये प्योरली परचेज का सवाल है, इसमें कोई सेल नहीं होता, मतलब सेल हो रहा होता है बट हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना नहीं है। देखो वो कह रहा है कि एक सोल ट्रेडर है हुस्ना, ये उसकी बैलेंस शीट है। ओके, और हुस्ना ने अपना बिजनेस एफएलएफ लिमिटेड को बेच दिया, ये एफएलएफ लिमिटेड की बैलेंस शीट है। हमें वो कह रहा है अब एफएलएफ लिमिटेड की नई बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, वी हैव टू मेक द न्यू बैलेंस शीट फॉर एफएलएफ लिमिटेड। ओके, तो एफएलएफ ने हुस्ना का बिजनेस खरीदा है। अब क्योंकि पूरी बैलेंस शीट बनानी है तो हमें सबसे पहले क्या, सॉरी यार, आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड व्हाइल रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं कह रहा था क्वेश्चन 7 अगर आप दोबारा देख लें तो इसमें एक हमारे पास ये सेलर है, हुस्ना है, वो अपना बिजनेस बेच रही है एफएलएफ लिमिटेड को। और सवाल में रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एफएलएफ लिमिटेड की नई बैलेंस शीट बनानी है। तो ये सेलर है, सही है, ये बायर है, और बायर ने बैलेंस शीट अब अपनी अपडेट करनी है। ये उसकी पुरानी बैलेंस शीट है और उसने हुस्ना का बिजनेस खरीद लिया है। तो जब भी हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं गुडविल। तो हम ये देखते हैं कि कितनी गुडविल जनरेट हुई होगी। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होता है कि अच्छा जी हमने बिजनेस कितने का खरीदा। तो ऊपर लिखा हुआ है कि हमने बिजनेस खरीदा है 440,000 का, सही है। तो 440,000 में से अब हमें नेट एसेट्स माइनस करने हैं जो हमने उससे उसके एसेट्स खरीदे हैं। अब सवाल में बताया हुआ है बेटा कि फॉर द पर्पज ऑफ सेल हुस्ना की जो प्रेमिसेस है दैट वाज रीवैल्यूड एट 280, सही है। तो प्रेमिसेस वैसे हुस्ना की दी हुई है 120, लेकिन हम उसको 280 पे वैल्यू करेंगे। तो हम कहेंगे यार हुस्ना की 280 की प्रेमिसेस हमने ली, और हमने हुस्ना से क्या लिया है, और हमने हुस्ना से लिया है उसका इक्विपमेंट जो 14,000 14,600 का था इक्विपमेंट, राइट। ठीक है, देन देन वी नीड टू सी के उसके पास और क्या था, और उसके पास इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री को हमने चेंज नहीं किया तो इन्वेंट्री की वैल्यू हमने वैसे ही 29,500 ले ली। ओके, उसके बाद उसकी ट्रेड रिसीवेबल 17,200 थे, बट हमने 1200 उसमें से राइट ऑफ कर दिया। तो 17,200 में से 1200 राइट ऑफ कर दो तो 16,000 बचता है, सही है ये। और हमने उसकी ट्रेड पेबल्स भी लिए होंगे, तो उसके जो ट्रेड पेबल्स हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं लिया, दैट इज द ओनली लायबिलिटी वी टुक ओवर 11,600। तो इससे आपको उसकी गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हम देख सकते हैं कितनी आती है। सो बेसिकली गाइस वी हैव 280,000 plus 14,600 plus 29,500 plus 16,000 minus 11,600, और ये उसमें से माइनस होगा 440,000 में से, तो वी विल गेट 111,500 as goodwill, right? या सो ये हमने गुडविल इनकी निकाल ली। उसके बाद ऑल वी हैव टू डू इज अब हम इसकी
प्रॉपर बैलेंस शीट बना सकते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे सारी जगह कंज्यूम कर ली है, तो मैं गुडविल मिटा रहा हूँ। 111,500 याद रखना गुडविल है। एंड नाउ ऑल वी हैव टू डू हियर इज वी कैन सिंपली से ओके गुडविल, मतलब ऊपर लिखेंगे इनटैंजिबल और हम दिखा देंगे गुडविल है 111,500 की। फिर टैंजिबल एसेट्स में व्हाट डू वी हैव टू डू, हमें एक तो अपनी प्रेमिसेस को देखना है, ठीक है, और हमें इक्विपमेंट को देखना है और व्हीकल्स को देखना है। अब प्रेमिसेस हमने जो नई प्रेमिसेस ली है वो तो 280,000 की हमने ली है, ठीक है। नॉर्मली तो क्या होता है कि हम जो पुरानी प्रेमिसेस होती है उसमें ऐड कर देते हैं। पुरानी प्रेमिसेस इनकी है 815,100 की, मगर सवाल में इसने एक और कैच दिया। इसने ये बोला कि एफएलएफ लिमिटेड ने जो उनकी अपनी प्रेमिसेस थी उसको रीवैल्यू किया। तो अब रीवैल्यूएशन रिजर्व बनेगा, क्योंकि आप ये देखो वो कह रहे हैं जो उसकी अपनी प्रेमिसेस थी उसने उसको रीवैल्यू किया एट 1 मिलियन। तो जो 815,100 थी ना वो अब 1 मिलियन हो गई है। तो अब हमारे पास टोटल कितनी हो गई, हमारे पास टोटल हो गया 1,280,000। 10 लाख की हमारी पुरानी प्रेमिसेस और उससे भी हमने नई प्रेमिसेस खरीदी हैं, तो दैट विल आल्सो बी देयर, राइट। ठीक है, सो पुरानी प्रेमिसेस बढ़ गई, इसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। मतलब ये वाली प्रेमिसेस को हमने 1 मिलियन बना लिया। ये ऐसे पहले कभी किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ था। हम सिर्फ बिजनेस खरीद रहे होते, तो इसमें क्या हुआ, इसने बिजनेस भी खरीदा है और अपनी प्रेमिसेस को भी रिवैल्यू किया। अच्छा, इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट तो सिंपल है। जो हमारा पहले इक्विपमेंट था 1,90,900 का, ये जो आप देखो बैलेंस शीट पे, इसमें हम हुस्ना का जो इक्विपमेंट है जो है आई थिंक 14,600 का, वो ऐड कर लेंगे, राइट। तो ये आप जब ऐड कर लोगे तो हमारे पास इक्विपमेंट की वैल्यू आ जाएगी 205,500। फिर जो व्हीकल्स हैं वो उससे हमने नहीं खरीदे, बट हमारे पास हमारे पुराने व्हीकल्स पड़े हुए हैं 81,500 के। तो वी कैन जस्ट ऐड दैट एंड वी कैन गेट आवर टोटल assets which would be 1,687,500 I believe, 1,687,500, yeah, okay. Then we have the current assets. अब करंट एसेट्स में हम बता सकते हैं भाई इन्वेंट्री, तो उसकी इन्वेंट्री और हमारी इन्वेंट्री, क्योंकि हमने उसकी इन्वेंट्री को रिवैल्यू नहीं किया है, तो दैट्स 103,600 plus 29,500 because that's our inventory, so that would give you 133,100. Then your trade receivables, just one sec. हाँ, so जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो हमने पुराने हमारे 99,400 के थे और उसके रिसीवेबल्स 16,000 हैं। मतलब क्योंकि वो थे तो 17,200, बट हमने उसमें से 1,200 हटा दिया था, तो ये बेटा 115,400 हो जाता है। फिर इसको अगर आप ऐड कर लें, दिस वुड बी 248,500 एंड इफ यू ऐड दिस विल बी 1,927,000। अब ये तो आपके टोटल एसेट्स हैं। आपके पास इक्विटी में बेटा यू विल हैव, अब आपको शेयर्स को देखना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमने शेयर्स वगैरह इशू किए हैं, ये परचेज कंसिडरेशन का क्या ब्रेकअप है। तो दिस इज 440,000, जिसमें से 3 हिस्से हैं। तो वो 70,000 तो कैश दे रहे हैं जो बैंक से हम माइनस करेंगे, 120,000 के वो डिबेंचर्स दे रहे हैं और 100,000 शेयर्स दे रहे हैं। तो मतलब ये 100,000 शेयर्स असली में 100,000 के नहीं होंगे, ठीक है। ये 100,000 शेयर्स जो हैं ये 250,000 के होंगे, क्योंकि ये मिला के 440 में मतलब 2.5 पे एक शेयर दिया है $1 का, लेकिन दिया 2.5 पे है। तो यहाँ पे जब आप इक्विटी में जाओगे तो जो आपके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो पहले 8 लाख थे, आप उसमें 1 लाख प्लस करोगे। हालांकि उनकी वैल्यू 2.5 लाख है, लेकिन इसमें से 1.5 लाख जो है, मतलब 1.5 लाख जो है, दैट हैज टू गो टू प्रीमियम। सो ये शेयर प्रीमियम में जाएगा 150,000, राइट। योर रिटेन अर्निंग्स, योर जनरल रिजर्व विल रिमेन द सेम जो क्वेश्चन में दिए हुए 322,500 और 80,000, बट यू विल हैव अ न्यू रिजर्व कॉल्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व, बिकॉज हमने अपनी प्रेमिसेस को रीवैल्यू किया है बाय 1,84,900, क्योंकि ये इतने की थी और हमने इसको 1 मिलियन बना दिया था, ठीक है। और फिर आपने इक्विटी में यू विल हैव टू, सॉरी, नॉन करंट लायबिलिटीज में यू विल हैव टू राइट डिबेंचर्स, एंड आई थिंक डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं 120,000 के,
सॉरी यहाँ जगह खत्म हो गई है क्योंकि मैंने गुडविल निकाल ली थी ऊपर, और नहीं उसके बाद मैंने बड़ा बड़ा लिखा है। और करंट लाइबिलिटीज में वी विल हैव ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स की जो वैल्यू है वो हम दोनों को प्लस करेंगे, विच इज 106,700। दोनों को कैसे प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो है ना, अपने पेबल्स हैं और उसके पेबल्स हैं। और फिर जो बैंक है, जो बैंक बैलेंस है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, वो हमें उसमें से 70,000 माइनस करना है। तो हमारे पास पहले ही आई थिंक बैंक में सिर्फ 7,100 थे। तो अब जब आप पे करोगे इसमें से 70,000, तो आपका ओवरड्राफ्ट हो जाएगा 62,900 का, क्योंकि हमने उसमें से 70,000 पे कर दिया है। नाउ व्हेन यू ऐड एवरीथिंग अप यू विल गेट 1927,000। मैं इसका आपको रिटर्न आंसर भी भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने बैलेंस शीट इसकी बना ली। अच्छा उसके बाद उसने बोला है, अच्छा ये वाला पार्ट आपने अभी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमने रेशियोज नहीं किया हुआ है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डिविडेंड यील्ड। तो ये जब हम रेशियोज करेंगे तो देख लेंगे, तो अभी स्किप दिस पार्ट, ओके। सही है, तो आई एम सेंडिंग यू द आंसर एज वेल, ओके, थैंक यू।